आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अपनी पूरी फैमिली का एक बार फिर से शुक्रिया। 1900 कहानियां आप लोगों ने सुन ली, आज की मिलाकर 1900 स्टोरीज। अब पता नहीं ये एक फिगर है या सिर्फ कुछ और है, मालूम नहीं, लेकिन मैं पहले भी कई बार कहा है। बहुत सारे लोग वापस मेल करके कहते हैं ऐसा मत बोला कीजिए आप, लेकिन फिर कह रहा हूँ, सच में मुझे पता नहीं कि ये कहानियाँ मैं क्यों सुनाता हूँ, आप क्यों सुनते हो। दूसरा कि पता नहीं कैसे आप झेलते हैं मुझे, बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सबसे लापरवाह तरीके से अगर कोई कहानी सुनाता है तो मैं ही हूँ। उसकी वजह ये आज मैं बिल्कुल सच आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि जब भी मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ, उससे पहले, कहानी सुनाने के दौरान और जब कहानी ख़त्म होने वाली है, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं अगली लाइन क्या बोलने जा रहा हूँ। मुझे ये भी पता नहीं कहाँ से शुरू करूँगा, कहाँ पे बीच में जाऊँगा, कब कहाँ ख़त्म कर दूँगा। बस यहाँ जब बैठता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, तो अपने आप वो लाइनें बनती जाती हैं, मैं बोलता जाता हूँ, और जहाँ लगता है कि अब रुक जाऊँ वहीं रुक जाता हूँ। लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर का, कि आपने इतना प्यार दिया। लगातार आपने कहानी सुनी, अपनी फरमाइश करते हैं, कई बार शिकायतें करते हैं, कई बार प्यार जताते हैं, अच्छा लगता है। फैमिली के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं बार बार हमेशा लगातार ये कहता हूँ कि अगर मैं फैमिली मानता हूँ तो वाकई दिल से मानता हूँ। आप में से हर एक हमारी फैमिली है, वैसे ही ठीक जैसे हमारी अपनी फैमिली है। तो इसी नाते, और बहुत सारे रिश्ते भी बने, मैंने कहा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो शायद न बना हो इस कहानी के ज़रिए। तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मैंने सारे रिश्ते यहाँ पर बनाए, उन्हें सहेज कर रखा हुआ है। थैंक यू सो मच, दिल से। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इत्तेफाक से दो कहानी इस वक्त एक साथ हमारे देश में चल रही थी, और दोनों बिल्कुल दो अलग अलग स्टेट में। एक केरल, जहाँ की कहानी सुनाई एक अफान नाम के 23 साल के लड़के की। उसे एक ही दिन में 6 कत्ल करना था। एक केरल से दूर कोलकाता, वहाँ एक डे फैमिली थी। उस डे फैमिली को भी एक ही दिन में 6 बार, मतलब 6 लोगों को मरना था। अफान की कहानी यह थी कि वो कर्ज में डूबा हुआ था, पर उसने मौत का तरीका अलग चुना। डे फैमिली की भी कहानी यह थी कि वो कर्ज में डूबे हुए थे, प्रॉब्लम थी, लेकिन वहां मौत का तरीका अलग था। लेकिन दोनों का मकसद एक था, और इसीलिए इन दोनों कहानियों को डिटेल में सुनाया। लेकिन कोलकाता के डे फैमिली में जिस 14 साल के बच्चे की जान बच गई, इसके बाद जो उसने वेस्ट बंगाल के जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, उनके सामने जो उसने बयान दिया, वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है। 14 साल का ये बच्चा प्रदीप, जो लगभग, जिसे 3 बार मारने की कोशिश की गई उसे एक रात में, और तीनों बार ऊपर वाले ने उसे बचाया। और उसके बाद उसने इस घर के उस हॉरर की कहानी 17 एंड 18 जब ये गुजरा है, उसकी जो कहानी सुनाई, जब ये अपने चाइल्ड राइट्स के एडवाइज़र और उनके साथ 2 और मेंबर जब वो कहानी सुन रहे थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। बट इस कहानी को आपके सामने रखूं उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 केस स्टडी अपने आप में, एक केरल के अफान की, जिसमें उसने एक ही दिन में 5 कत्ल किए, बाद में उसकी अम्मी बच गई, वरना उसके हिसाब से 6, और ये डे फैमिली जो एक साथ 6 जान लेने के लिए निकला था। ये दोनों ही फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम में थे, कर्ज में थे। लेकिन क्या अगर बिजनेस खराब हो जाए, कर्ज चढ़ जाए, तो यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे जिनकी ज़िंदगी में ये फेज़ आया कि उन्हें बहुत सारी माली दुश्वारी हुई। बहुत अच्छे फैमिली जो बहुत ही मतलब शाही अंदाज में रहा करते थे, लेकिन फिर वक्त ने अपना पहिया घुमाया और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन फिर से वो अपने पैरों पर खड़े हुए, वापस उन चीज़ों को पाया। लेकिन क्या सिर्फ इस दौलत या कर्ज और इसके लिए अनमोल बेशकीमती जान को इस तरीके से ज़ाया करना चाहिए? मुझे लगता है कि हार नहीं माननी चाहिए।
आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी होंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कदम उठाने वाले लोग सोचते नहीं इन चीज़ों को। तो ये कहानी कोलकाता के उस हॉरर हाउस की है जहां 17 और 18 फरवरी की रात 6 लोगों की जान जानी थी। इन 6 में से 4 को पता था कि आज की रात क्या होना है। ये भी पता था कि आज कौन कैसे मरने वाला है। अमूमन सबसे मुश्किल काम यही होता है, किसी को पता चल जाए कि वो कब कितने बजे मरने वाला है। उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कुछ नहीं होती दुनिया में, फिर तो आदमी जीते जी मर जाए। लेकिन उस घर में 6 लोगों को पता था कि आज 4 लोग इनमें से कौन कैसे मरेंगे, और 2 वो लोग थे जो इस साजिश से अनजान थे, और ये दोनों बच्चे थे, एक 14 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की, और दोनों अनजान कि क्या होने वाला है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 16 फरवरी को। कोलकाता के इस इलाके की इस 4 मंजिला इमारत में, बिल्डिंग में कुल 6 लोग रहा करते थे, जो मैंने आपको पहले कहानी में सुनाई। एक प्रसून, इसके अलावा प्रसून का जो बड़ा भाई है प्रणय, इसके अलावा उन दोनों की पत्नियां, एक रोमी और दूसरी सुदेशना, और इन दोनों के एक एक बच्चे, जिनमें एक 14 साल का बच्चा प्रतीप और एक उसकी कज़न। जो दोनों भाई थे इनका चमड़े का कारोबार था, लेकिन कारोबार में लॉस हुआ और 2023 में इनकी जो फैक्ट्री की कंपनी थी, लेदर की काम था इनका रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। 2023 में इनके 3 कॉन्ट्रैक्ट रशिया से जो थे वो ख़त्म हो गए। जब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए तो इनको माली तौर पर मुश्किल आने लगी, क्योंकि वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब इन सभी की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल वही था, ये उसी शाहाना अंदाज में जीते थे। फिर उन्होंने कुछ और काम भी शुरू करने की कोशिश की, उसमें पैसे लगाए, वो भी डूब गए। इन्होंने कुल अलग अलग 6 प्राइवेट बैंकों से लोन लिया, और साथ में कुछ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग कुछ गिरवी रखकर पैसे देती हैं, उनसे 2 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए, और ये कई करोड़ रुपए थे। अब इत्तेफाक से जो नया काम शुरू किया वो भी डूब गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हालत खराब। अब इन्होंने ये जो 4 मंजिला आप इनका मकान देख रहे हैं, ईस्ट कोलकाता के टैंगरा इलाके में, मजबूरी में इसको भी इनको गिरवी करना पड़ा। इन्होंने मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया, उसके जरिए भी पैसे लिए बैंक से। अब बैंक से पैसे ले लिए, चुकाने के लिए रकम नहीं, बैंक में पैसे नहीं, चेक जारी कर दिए, बाउंस होने का खतरा। उधर तकाजा करने वाले लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। 12 फरवरी से ये लोग अब तक, दोनों भाई, और उन्हें पता है एक नहीं कई 6 बैंक हैं, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और वो सारे पैसे के लिए मांग कर रहे हैं। और उन्हें ये भी कि घर तक न पहुंच जाए, फैक्ट्री में तो पहुंचे ही। तो आखिर में ये सोचते सोचते इन्होंने 16 फरवरी को ये कहा कि ये जो तकाजा करने आ रही है ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारे पास इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर भी, ये जो पूरा 4 मंजिला बंगला एक तरह से है, वो भी गिरवी है, तो हमारे सर से ये छत भी छिन जाएगा। अब ये 2 भाई इन चीज़ों को लेकर इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि फिर क्या रास्ता। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं बचा भाई, एक ही रास्ता बचा है। दोनों भाई ने तय किया, ठीक है एक ही रास्ता बचा है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से ये बात की 16 फरवरी की रात को। प्रणय और प्रसून ने अपनी पत्नी, प्रणय ने अपनी पत्नी रोमी से, प्रसून ने अपनी पत्नी सुदेशना से ये शेयर किया कि हमारी माली हालत बहुत ख़राब है, अब वापस हमारी वो सारी चीज़ें लौटेंगी नहीं, कर्ज बहुत ज़्यादा है, घर गिरवी है, सर से ये भी छत छिन जाएगी, तो हमारे ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम लोग कहाँ जाओगी, और जो बेइज्जती है वो अलग। इससे अच्छा है क्यों ना हम लोग एक आखिरी कदम उठाते हैं। दोनों पत्नियां अपने पति के सपोर्ट में खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा आप जैसा कहें। अब इत्तेफाक से ये चारों तैयार, लेकिन घर में मौजूद 2 और, एक 14 साल का प्रतीप और उसकी एक कज़न प्रणय की बेटी, वो भी लगभग 13 साल की, उन दोनों से ये बात छुपा कर रखी गई। लेकिन 16 फरवरी को जब ये दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बात कर रहे थे, तब बराबर के कमरे में प्रतीप बैठा हुआ था। उन्हें लगा प्रतीप सो चुका है, लेकिन वो जाग रहा था, और उसने ये सारी बात सुन ली।
उसने ये भी सुन लिया कि ये पूरा परिवार मरने जा रहा है और उसमें वो और उसकी कज़न भी शामिल है। जैसे ही उसने ये सुना, पहले तो उसे अफसोस हुआ, फिर लगा कि नहीं, पापा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कम से कम हम बच्चों के साथ तो नहीं करेंगे। तो उसे लगा कि चलो ये वहम हो सकता है, उसने कुछ नहीं कहा। अब 17 फरवरी की रात आ गई। अच्छा, जब 16 तारीख को ये बात हुई तो हुआ कि कैसे, तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा खीर में कुछ नींद की गोलियां मिलाएंगे और पूरी फैमिली खाएगी। उससे पहले ये हुआ कि और कोई तरीका, तो फिर ये हुआ कि 4 मंजिला ये इमारत थी, तो चौथे मंजिल के छत पर जाकर कूद जाए। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, वो प्लान काम नहीं करेगा, क्या पता चोट लगे, कोई बच जाए। तो आखिर में पूरे चारों मियाँ बीवी ने मिलकर इसी खीर वाले आइडिया पे लास्ट मोहर लगा दी। अब 17 फरवरी की रात आई, खीर बनी, सभी ने खाया, उसमें मिला दी थी नींद की दवा। लेकिन उस लड़की ने खाने से मना कर दिया, जो प्रणय की बेटी थी। जब मना किया तो कमरे में फिर प्रणय खुद गए और उसने कहा खाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं। इस दौरान में ये जो प्रतीप था, इसे सारी बातें पता थी, लेकिन उसे लगा पापा मम्मी ऐसा नहीं कर सकते, और वो इस बात से अनजान। उधर प्रणय ने जबरन उसके मुंह में वो खीर डाली और पूरा खिला दिया। इसीलिए उसके चेहरे पर, सीने पर, पीठ पर, लिप्स पर खरोच के निशान थे, क्योंकि वो जबरन खिला रहा था। इधर प्रतीप ये सब कुछ सुनने के बाद अब भी भरोसा कर रहा है कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, और उसने वो खीर खा लिया। जब देखा उसके मम्मी पापा भी खा रहे हैं, खा लिया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस कज़न को छोड़कर बाकी इन 5 पर उस खीर का असर ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बीता, सब नॉर्मल। अब दोनों भाइयों को लगा कि ये गड़बड़ है, खीर का तो कुछ असर नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रतीप से भी पूछा कि तुम ठीक ठाक हो। उसने बोला हाँ। अब उन्हें लगा ये क्या है। इधर फिर प्रतीप ने कहा मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। दोनों को लगा कि शायद इसका कुछ असर हो रहा है, वो अपने रूम में चला गया। अब इधर इन चारों को ये हो रहा है कि किसी पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो लगा ये प्लान फ्लॉप। तो फिर प्रणय और प्रसून ने ये तय किया कि ऐसा ना हो कि असर ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि सुनो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने अपने वही कट मारते हैं। सुदेशना और रोमी तैयार हो गई। अब उन्होंने चाकू टाइप की चीज़ उठाई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत जवाब दे गई। दोनों पति देख रहे हैं, पत्नियां बेबस हैं। वो अब पीछे हट गई कि नहीं करना है। जब वो पीछे हटी तो दोनों भाइयों को लगा कि ये क्या, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तब प्रणय आगे बढ़ा और उसने वही चाकू उठाया और उसने 3 वार किए, दोनों हाथों पर और एक गले पर। पहले अपनी पत्नी रोमी के, फिर अपनी भाभी सुदेशना के। और वो चीखे नहीं ये कट मारते वक्त, इसलिए दूसरे भाई ने उस वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दिया था, ताकि उनकी चीख आस पड़ोस तक ना जाए और वो चीखे नहीं दर्द की वजह से। तकिया रखा, फिर दोनों को इसी तरह से 3-3 कट मिले, दोनों हाथों पर और गले पर। अब जब ये हो गया तो प्रणय अब अपनी बेटी के कमरे में जाता है, देखता है, उसको टटोलता है, उसे लगता है वो मर चुकी है। इसके बाद वो अपने भतीजे प्रतीप के कमरे में जाता है। वहां जाता है तो देखता है कि प्रतीप की सांसें चल रही हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने तकिया उठाया और प्रतीप के मुंह पर जोर से दबा दिया। काफी देर तक दबाए रखा और उसके बाद फिर उसने देखा उसकी सांसें रुकी हुई हैं। कमरे से बाहर चला गया। उधर कमरे से बाहर जाते ही प्रतीप अचानक आंखें खोलता है। असल में प्रतीप योगा करता था और योगा के दौरान उसने ये हुनर सीख रखा था कि काफ़ी देर तक वो सांस रोक सकता है। तो उसने जब तकिए से उसका नाक और मुंह दबाया गया, उसने जानबूझकर अपने सांसें रोक ली। और जब तकिया हटा तब भी पता था कि अब उसके चाचा उसको चेक करेंगे, तब भी उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। चाचा चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वो धीरे से उठता है प्रतीप और देखता है बराबर के कमरे में उसकी कज़न का रूम था। वो वहाँ जाता, देखता उसकी कज़न मुर्दा पड़ी है। दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी और चाची दोनों खून से लथपथ हैं और दोनों मर चुकी हैं।
अब वो अचानक उन तीनों लाशों को देखने के बाद अपने पापा और चाचा को ढूंढता है। जाते जाते वो बालकोनी की तरफ जाता, देखता दोनों बालकोनी में खड़े हैं। अब जैसे ही वो दोनों पलट कर देखते हैं प्रतीक को, वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में प्रतीक मर चुका है, प्रतीक खड़ा हुआ है। अब उधर वो दोनों ये बातें कर रहे हैं कि हम पे तो असर हुआ नहीं, तो हम बालकोनी से कूद जाते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रतीक का क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं और चलते हैं यहाँ से। इसके बाद उन्होंने गाड़ी निकाली 2:55 पर गैराज से, और साथ में प्रतीक को भी बिठाया। प्रतीक को पहले ये था कि छोड़ दो इसको, बट ये हुआ कि सारे लोग तो मर चुके हैं, प्रतीक को क्यों छोड़ा जाए। तो ये हुआ कि अच्छा इसको साथ ले चलते हैं। तो पहले उनको प्रतीक का घर में ही अब छोड़ देने का इरादा था जिंदा, लेकिन फिर लगा कि क्या फ़ायदा, ये करेगा क्या, तो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद ये कोलकाता की सड़कों पर अगले 2 घंटे 30 मिनट तक भटकते रहते हैं, बल्कि 2 घंटे 40 मिनट तक। इसके बाद एक मेट्रो पिलर से ले जाकर गाड़ी को टकरा देते हैं। फिर पुलिस आती है, अस्पताल ले जाती है। आगे की कहानी आपको पता है। अब ये पूरा स्टेटमेंट 14 साल के इस बच्चे प्रतीक ने दिया कि उसकी मम्मी और आंटी को उसके चाचा ने अपने हाथों से चाकू से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि हाथ की कलाई कटी थी, लेकिन ये खुद से नहीं, ये दूसरे शख्स ने काटा था, यानी एक मर्डर था। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, इन 14 साल के इस बच्चे का बयान दर्ज हो गया, तो अब ये सीधे सीधे मर्डर हो गया, 3 मर्डर। चौथा एक तरह से हाफ मर्डर, प्रतीक बच गया। तीनों हॉस्पिटल में। अभी तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि हालत नाजुक है। लेकिन इस 14 साल के बच्चे की हालत अब दूसरी हो गई है। जो प्रतीक बच गया है सिर्फ अपने योगा के हुनर से, वरना ये भी 3 की जगह 4 लाशों में एक होता। 18 तारीख की रात का ये वाक़या है। 19 तारीख की सुबह से लोग हॉस्पिटल में हैं। आज 1 मार्च है, यानी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 28 का महीना था ये। दोनों भाइयों को और प्रतीक को देखने के लिए इनकी दोनों तरफ से कोई भी फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटल नहीं गया। मतलब चाहे प्रसून हो या फिर प्रणय हो, उनकी फैमिली की तरफ से, चाहे सुदेशना और रोमी हो, इन दोनों की पत्नियां, उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी अभी तक ना आगे आया, ना पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प कर रहे हैं। और पुलिस के सामने अब दिक्कत ये है कि इस 14 साल के बच्चे प्रतीक का क्या करें। वजह ये कि वो तो विक्टिम है, गुनहगार तो है नहीं, और होता भी तो 14 माइनर था, लेकिन वो है ही नहीं, वो तो बच गया किसी तरह से, वरना वो मर चुका होता। अब इस बच्चे को कहाँ रखें, किसको सौंपे। माँ चाची सब मर चुकी हैं, चाचा और पिता अब वो जेल जाने वाले हैं। जेल में उस बच्चे को ले नहीं जा सकते, मकान गिरवी है, बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। तो अब इस बच्चे का पालनहार कौन होगा। और कोलकाता पुलिस इसको लेकर कुछ और रिश्तेदारों से अभी भी बात कर रही है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे को इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी तो दिमाग पे असर पड़ा है। तो एक तो उसको अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, और जब तक कोई फैमिली का क्लोज नहीं होगा तब तक शायद उस बच्चे के दिमाग से ये सारी बातें निकाली नहीं जा सकती। लेकिन वो क्लोज कौन रिश्तेदार। पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रतीक की मम्मी के साइड से कोई ऐसा रिश्तेदार आगे आए और उसे अपने साथ ले जाए। अगर कोई नहीं आता है तो फिर किसी एनजीओ या फिर किसी ऐसी जगह पर उसे भेजना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी की सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस बच्चे ने अपने घर में 3 लाशें देखी, जो बच्चा खुद लाश लगभग बनने वाला था, और अब इनके बाद उसके चाचा और पिता पता नहीं कभी जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कहाँ जाए, क्या करे। और बाप चाचा ने शायद ऐसी हालत कर दी कि अब इसमें कानूनी पहलू भी है कि वो सब कुछ गिरवी है, तो उसमें उस बच्चे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक का क्लॉज क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। काश ऐसा ना होता।